नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग गणित के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे गणित के उत्कृष्ट प्रश्नों की। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है तो a का मान क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, b जो है 150 से 20% अधिक है तो b का मान जो होगा वो 20% अधिक होगा 150 से, तो 150 से 20% अधिक होगा। तो देखो सीधे सीधे निकाल लो आप, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा और प्लस कितना 150, तो b का मान आ गया कितना 180। अब बोल रहा है कि यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है, इसका मतलब अगर b क्या है हमारा 100 है और a हमारा क्या हो जाएगा उससे 30% कम, इसका मतलब कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी 70। तो देखो 180 यहाँ पे आ गई है b की वैल्यू और यहाँ पे हमारे हिसाब से b की वैल्यू 100 है, तो 180 बराबर 100% के, तो हमें निकालना है किसका मान 70% का मान निकालना है। इसका मतलब क्या है कि 180 का अगर हम 70% सीधे सीधे निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 का 70% सीधे सीधे आप निकाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 और ये हो जाएगा 56, तो आपका आ जाएगा 126। तो 126 क्या है 126 जो है वैल्यू है किसकी, a की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 2 3 4 तथा 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सीधे सीधे देखो कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझो क्या कह रहा है। कह रहा 2 3 4 6 मतलब ऐसी संख्या जो 2 3 4 6 से पूर्णतः विभाज्य हो और प्रत्येक दशा में क्या शेषफल आए, 1 शेषफल आए, ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखो 2 से इन ऑप्शंस को भाग दो, तो 2 से भाग दोगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे शेषफल 1 आएगा, देख लो चाहे तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, एक कैरी आ गया। 3 से दोगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा कट रहा था और ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है। और हमें लास्ट में क्या चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार हमारा 1 शेषफल आना चाहिए। अब 2 से 109 को भाग देते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 1 शेषफल यहाँ आ गया। 3 से भाग देते हैं, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का, देखो 3 त्रिक्का 9 और फिर 3 त्रिक्का 9, बचा कितना 1 और 1 और 9 कितना हो गया 19। तो 3 छके 18, 18 के बाद क्या आना चाहिए 19, तो 1 शेषफल यहाँ पे भी आ गया। 2 और 3 तो हमारे फाइंड हो गए। 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, यहाँ पर भी 1 शेषफल आ रहा है, 4 भी हमारा कैरी हो गया। अब हम 6 से करते हैं, देखो 6 कम 6 4 आया कैरी, 4 और 0 40 हो गए, 6 36 बचा 4, 4 8 48 होता है, 6 8 48 होता है, तो बचा कितना 1 आपका क्या आ गया कैरी आ गया। देखो भाई ये तो आपका था लॉजिक, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, बट इसका मेन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये देखो आप। देखो कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 1000 होती है। अब कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 3 4 6 से भाग देने पर शेषफल 1 आनी चाहिए। तो 1000 का एलसीएम देखो 1000 किससे विभाज्य होना चाहिए, 2 3 4 6 से विभाज्य होना चाहिए और 2 3 4 6 से विभाज्य होगा, अर्थात कोई एक संख्या हम अगर इसका एलसीएम ले लें तो कहीं ना कहीं इन चारों संख्याओं को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 और 3 और 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 12। तो चाहे देख लो आप 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तियाँ 12, 6 दूना 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ गया। देखो 12 अट्ठे होता है 96, यहाँ 4 और 0 बटा 12 तियाँ 36 होता है, तो आपका बच गया 4 तो आपका एलसीएम बच गया। अब सीधे सीधे तौर पे हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, देखो 1000 तो आपका होगा, इसमें आपको क्या जोड़ना होगा, देखो 12 में से अगर 4 माइनस कर दोगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कोशिएंट को माइनस करते हो, कोशिएंट को रिमाइंडर को माइनस करते हो, देखो मैं 4 क्यों नहीं माइनस कर देता सीधे सीधे, अगर मैं 4 सीधे सीधे माइनस कर दूंगा तो सीधे सीधे कट जाएगा, बट जो भी संख्या आएगी 1000 से वो कम आएगी और 1000 से कम होने का मतलब है वो कौन सी डिजिट हो जाएगी, 3 डिजिट की अंक संख्या हो जाएगी। हमें बतानी है 4 डिजिट की संख्या, तो 4 डिजिट की संख्या को बताने के लिए आप इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटाकर जो भी लिख दोगे वह क्या होगा, पूर्णतया विभाज्य होगा। पूर्णतया विभाज्य होगा
दी हुई संख्याओं से, 2, 3, 4, 6 से तो पूर्णतः ये विभाज्य होगा। तो 1008 ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4, 6 से तो पूर्णतः विभाज्य होगी। पर कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक दशा में एक शेषफल होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप एक इसमें ऐड कर दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1009। और जो हमारी कंडीशन है कि प्रत्येक दशा में 4 अंक की ऐसी सबसे छोटी संख्या हो जो प्रत्येक दशा में 2, 3, 4, 6 से विभाज्य करने पर एक शेषफल आए, तो यही वह संख्या है जो हमको हमेशा क्या देगी, एक शेषफल देगी, और यह 4 अंकों की संख्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लो। एक वर्ग बना दिया, अब वर्ग के अंदर एक क्या बना है, वृत्त बना है। ये थोड़ा सा मेरा बाहर हो गया, बट ये वृत्त कहाँ बना है, अंदर बना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हम लोग क्या मान लेते हैं, साइड ए मान लेते हैं। तो ये भी साइड क्या होगी, ए ही होगा। तो इसका जो वृत्त का आधा दूरी होता है, मतलब ये हो जाएगी आपकी a बटा 2, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिज्या। तो r हो गई आपकी a/2, क्योंकि इसका आधा ही तो त्रिज्या होगा, और a जो होगा वो क्या होगा, साइड होगा। तो साइड आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। चलो अब देखो कह रहा है कि दोनों क्या हैं, आपस में बराबर है, तो कह रहा है इनका अनुपात बता दो। तो देखो भाई, उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा है a तो a का स्क्वायर, बटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो r की वैल्यू a है तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हमारा निकल कर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन पाई की वैल्यू होती है 22/7, और a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लगा लेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो आपका सीधे सीधे तौर पे निकल कर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 28 बटे 22 गुणे a स्क्वायर। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 14। तो 14:11 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 14:11 के। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, यदि a बराबर 5/4b तथा b बराबर 2/10c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताओ। तो देखो सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो, अगर b यहाँ पे गुणा कर रहा है तो ये यहाँ पर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो a भागे b बराबर 5/4, ठीक। इसी तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा, तो b अनुपाते c बराबर हो जाएगा, b/c बराबर हो जाएगा 2/10, ठीक है। तो इसको अब निकालना है हमें a अनुपाते b अनुपाते c। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो 5:4 और 2:10। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को बराबर कर दें तो सीधे सीधे हमारा बराबर हो जाएगा। तो इस संख्या में आप सीधे सीधे 2 से गुणा कर दो, क्यों, क्योंकि b वाली वैल्यू बराबर करने के लिए 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 5:4, और यहाँ हो जाएगा 4 कितना, 20। तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे 5:4:20। तो आपका आंसर हो जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 5:4:20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a तथा b मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। a अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, b उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। देखो भाई, a प्लस b किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है a अकेला इसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है b इसको कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 24। तो 8 को भाग देंगे 24 तो आएगा 3, और 12 से भाग देंगे 24 को कितना आ जाएगा, 2। तो आपका आ गया कि a प्लस b दोनों मिलकर 24 पार्ट कार्य करना चाह रहे थे। a प्लस b दोनों मिलकर एक दिन में 3 पार्ट कार्य करते हैं, a अकेला 2 पार्ट करता है। अगर दोनों मिलकर 3 पार्ट करते हैं और a अकेला 2 पार्ट करता है एक दिन में, तो इसका मतलब b एक दिन में कितना पार्ट करता है, 1 पार्ट करता है। सीधे सीधे 3 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 24 पार्ट कार्य करना है, b एक दिन में 1 पार्ट करता है, तो कितने दिन में 24 पार्ट करेगा, तो 24 दिन में आपका वो 24 पार्ट कार्य कर लेगा।
तो ये है सबसे आसान तरीका इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको हम लोग एलसीएम मेथड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो भी संख्याएं दी होती हैं, जो भी आपका संबंध दिया होता है, उनको एक तरफ लिख के उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम आता है वो आता है टोटल वर्क। ये है आपका टोटल यूनिट वर्क। अब एक दिन में a प्लस बी 3 यूनिट वर्क करता है, a एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, इसका मतलब b एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। तो 24 यूनिट कितने दिन में होगा? तो 24 यूनिट। अगर b एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 24 दिन में 24 यूनिट कार्य करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 8,000 रुपए पर 2.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर रुपए में क्या होगा? तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखो भाई 100% की वैल्यू आपकी 8,000 रुपए है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आपकी 80 रुपए होगी। तो 2.5% की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना? 2.5% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200। देखो 8 दूना 16 मतलब 2% की वैल्यू 160 है और आधा मतलब 80 का आधा कितना होता है? 40। तो 2.5% की वैल्यू 160 प्लस 40 आपका हो जाएगा 200 रुपए। तो 200 रुपए आपकी आ गई कितना? 2.5% की वैल्यू। तो पहले वर्ष ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज मिलता है। अब देखो 8,000 रुपए है, 8,000 का 2.5% आपको जब ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 200 रुपए मिलेगा, ठीक है। ये पहले वर्ष है। दूसरे वर्ष जब आप बैंक में जाओगे तो वो जो है 8,000 का 200 रुपए तो ब्याज दे देगा, लेकिन कहेगा भैया 200 रुपए आपका पहले से ब्याज पड़ा था तो उस पर भी आपको कितना? 2.5% ब्याज मिलने वाला है। तो 200 रुपए का जब 2.5% आप निकालोगे तो 200 का 2.5% मतलब हो जाएगा आपका कितना? 5। देखिए 200 का 2.5% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 250 का 200 का 2.5%, देखिए 2.5 दूना कितना होगा? 5। तो ये आ गया आपका 5 रुपए। तो समझो बात को, सिंपल सा समझो। अब कह रहा है साधारण ब्याज में अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बता दो। देखो एक बात आपको पता होगी कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है, ठीक। तो पहले वर्ष अगर आपको ब्याज जो मिला 200 तो वही तो आपका साधारण ब्याज होगा। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपए। ये जो आया है ये आया है इसलिए क्योंकि आप क्या ले रहे हो? आप ले रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ब्याज पर में ब्याज जिसमें मिल जाता है वो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका है क्या? ये आपका साधारण ब्याज है और ये टोटल आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर साधारण ब्याज माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका? यही 5 रुपए ही तो बचेगा। तो ये 5 रुपए आपका क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट देने के बाद उस वस्तु को 780 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? देखो भाई वस्तु का जो क्रय मूल्य है, देखो वस्तु का अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब सीपी जो है अगर हमने उसको 100 मान लिया तो एमपी मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस कितना? 30% ज्यादा करता है। मतलब 100 का 30% 30 होता है। तो 30 ज्यादा मतलब 130 क्या कर देगा? लिख देगा। अब कह रहा है डिस्काउंट परसेंट जो है वो कितना है? 20% दे दिया जाए। तो फिर कह रहा है जो बेची जाएगी मतलब वस्तु की कीमत जो होगी, सेलिंग प्राइस होगी, वो 780 रुपए होगी, ठीक है। तो चलो देखो भाई एमपी आपकी 130 है। 130 पर जब 20% डिस्काउंट दोगे तो आप कितना डिस्काउंट दोगे? 26 रुपए दोगे, ठीक। तो 130 रुपए में अगर 26 रुपए डिस्काउंट दोगे तो कितना बेचोगे? 104 रुपए का बेचोगे। आपके हिसाब से जो क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है 780 में बेचा है और मैंने जो निकाला है वो 104 रुपए निकाला है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। जब ये दोनों आपस में बराबर होगी तो इसका मतलब ये हो गया 104 बराबर 780 के, ठीक है। फिर कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 780 बटे 104। तो 100 की वैल्यू क्या है? देखो 100 आपका क्या है? क्रय मूल्य है। तो 100 की वैल्यू तो निकालनी है। तो 100 से बोथ साइड इंटू कर दो तो आपका आ जाएगा 104 गुणे कितना? 100। देखो 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 छक 24। ये देखो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, ठीक है।
13 से काटते हैं या 26 से काटते हैं, देखो 26 तियाँ 78 होता है तो 30 आ गया, तो 25 तियाँ 75, देखो 750 रुपए। ठीक, 750 रुपए आपकी क्या आ गई, सीपी आ गई। तो आंसर आपका निकल कर आ गया 750 रुपए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी एक विषम होगी। तो देखो x को हमने मान लिया 2 और y को कितना मान लिया, 4 मान लिया। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से ही कर लो, x अगर 2 है, ये y 4 है, तो 4 2 6 हो गया और 4 दूना 8, तो 8 + 6 हो गया 14, तो ये तो आ गई आपकी सम संख्या। तो पहले दूसरी तो नहीं होगी। तीसरी देखो, ये हो गया 2 और 4 6, 6 और 2 8 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब यहां पे देखेंगे 3 दूना 6 और 6 + 4, देखिए 3 दूना 6 + 4 कितना आ गया 10, ये भी क्या आ गया, सम आ गया। तो ये वाला सही हो जाएगा, देख लेते हैं कैसे। 2 गुणे 4 + 1, 4 दूना 8, 8 + 1 बराबर 9, जो कि क्या है, जो कि आपका विषम संख्या है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बड़ा मूल्य रुपए में ज्ञात करो। तो देखो भाई 20% की जब वृद्धि हुई तो 3 किलोग्राम चीनी क्या हुआ, कम मिलने लगा। तो इसी 20% के कारण क्या हुआ है, 3 किलोग्राम चीनी कम मिल रहा है। तो अगर हम 100% की वैल्यू निकाल दे तो 20 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, 15 किलोग्राम। इसका मतलब अब चीनी आपको 15 किलोग्राम मिलेगी, कितने रुपए में, 120 रुपए में। तो 120 रुपए में अगर आपको 15 किलोग्राम चीनी मिलती है तो 1 किलोग्राम चीनी की मूल्य क्या होगी, तो आप सीधे सीधे भाग दे दो, 15 8 120, तो 8 रुपए पर किलो, 8 रुपए पर किलो चीनी का मूल्य हो चुका है। 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो 2 से करेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, धनात्मक गुणनखंड जो भी होगा वो अभाज्य संख्याएं होंगी। 2000 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। अब 2 से फिर भाग देंगे तो कितना आएगा, 500। फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 250। अब देखो भाई 2 को फिर से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25। फिर 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। तो अभाज्य संख्याएं हो गई, देखो 2 2 4, तो मतलब 2 की घाते 4 है, गुणे 5 की घाते कितनी है, 3 है। तो कभी भी जब आपको इस तरीके से प्रश्न पूछे तो सिंपल सी बात है, कितने धनात्मक गुणनखंड है ऐसा ज्ञात करना हो तो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उन अभाज्य संख्याओं का जो भी पावर है उनमें एक ऐड कर दो। तो 4 + 1 कर दो और 3 + 1 कर दो। ठीक, जो भी आए उसको क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो कितना आ गया, 20। तो 20 गुणनखंड होंगे 2000 के। ये था आपका आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि P की आय का 40% Q की आय का 75% के बराबर है तो Q की आय P की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखो भाई सीधे सीधे P की आय का मतलब गुणा 40%, ठीक है, बराबर है Q की आय का मतलब गुणा 75% के बराबर है। तो देखो P/Q, ये देखो इधर गुणा कर रहा है, इस तरफ जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो P/Q बराबर हो जाएगा। और ये इधर गुणा कर रहा है, इस तरफ जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 75/40। ठीक, तो 5 हो गया 15, 15 × 5 = 75 और 5 × 40, तो 15/8। देखो परसेंट था, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बटे 100 और बटे 100। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये चीजें थोड़ी सी आपको शॉर्टकट में सीखनी होंगी। ठीक है, अब देखो P/Q आपका आ गया 15/8। अब कह रहा है कि Q की आय P की आय का कितना प्रतिशत है। हमने मान लिया P की आय 15 है और Q की आय 8 है, तो कह रहा है Q की आय P की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो 8/15 कितना प्रतिशत है, मतलब 100% के बराबर होगा, यही निकाल देते हैं। तो सीधे सीधे देखो 5 × 15 और 5 दूना 10, 8 दूना 16, 160/3 आ गया। 3 × 5 = 15, 1 बचा कैरी, 1 और 0 हो गया 10, 3 × 3 = 9। ठीक, बचा 1, दशमलव लगा दिए, 0 हो जाएगा। फिर 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो 53.33% क्या होगा, 33% Q की आय P की आय का प्रतिशत होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। A तथा B के पास 9:5 में क्या थी, राशि थी। ठीक है, अब कह रहा है यदि A ने B को कितना, A ने B को 10 रुपए दे दिया। ठीक, 10 रुपए दे दिया तो क्या हुआ, तो राशि का अनुपात कितना हो गया, अब अनुपात हो गया 1:1। तो देखो भाई 1:1 कब होगा, जब यह अपना कितना दे दे, 2 दे दे। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा 7:7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7:7 का मतलब 1:1 हित हुआ। तो देखो अब क्या हुआ, जब आप हमारे हिसाब से 2 दे रहे हो और इसके हिसाब से 10 दे रहे हो, तो मतलब 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 रुपए के बराबर है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपए के बराबर। तो कह रहा है कि आरंभ में उनके पास कितने रुपए थे, तो आरंभ में उसके पास 9 और 5 थे। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 45, जो कि क्या है, ए है। तो ए के पास कितना रुपए था, 45 रुपए था। ठीक, अब 5 की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो 25 रुपए किसके पास थे, बी के पास थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। आई होप आपने इस सेशन को बहुत ही इंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।